हेलो। अगर मेरी वॉइस आप लोगों तक क्लियर पहुंच रही होगी तो यस टाइप करें प्लीज़। हेलो। ओके, थैंक यू। ओके, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। जूलॉजी बीएससी फाइनल ईयर की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस लेक्चर में क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, यूनिट 5 में आपका एक टॉपिक है सेपरेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स बाय क्रोमेटोग्राफी, उसी को यहाँ कवर करने वाले हैं। उसी को हम लोग यहाँ आज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सारे स्टूडेंट जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। क्रोमेटोग्राफी डेफिनेशन ये हम आज पढ़ने वाले हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज़ क्रोमेटोग्राफी, क्या है, कितने टाइप के होते हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी इज़ एन इम्पॉर्टेंट बायोफिजिकल टेक्निक दैट इनेबल द सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो बहुत अच्छा डेफिनेशन है यहाँ पर दिया गया है कि क्रोमेटोग्राफी क्या है। क्रोमेटोग्राफी एक इम्पोर्टेंट बायोफिजिकल टेक्निक है जिसमें क्या किया जाता है, बायोमॉलिक्यूल्स के मिक्सचर में से किसी भी बायोमॉलिक्यूल्स को हम लोग को सेपरेट करना होगा तो उसको क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। मैं फिर से डेफिनेशन बोल रहा हूँ कि क्रोमेटोग्राफी एक इम्पॉर्टेंट बायोफिजिकल टेक्निक है जिसमें बायोमॉलिक्यूल्स को सेपरेट किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है, ठीक है, मिक्सचर में से इनकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टडी के लिए या एनालिसिस के लिए। तो इसके डेफिनेशन में ही सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, इसका डेफिनेशन सारा चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है। क्या क्या किया जाता है, सेपरेशन किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन किया जाता है और प्यूरिफिकेशन किया जाता है। कहाँ से, ठीक है, मिक्सचर में से। और किस पर्पज़ के लिए, तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए बायोमॉलिक्यूल्स का सेपरेशन किया जाता है। ठीक है, तो ये क्रोमेटोग्राफी का एक बहुत ही वास्ट और बहुत ही बेहतरीन डेफिनेशन था। नॉर्मल शब्दों में कहें तो क्रोमेटोग्राफी एक बायोफिजिकल टेक्निक है जिसमें बायोमॉलिक्यूल्स को सेपरेट किया जाता है। और ये सेपरेशन का बेसिस क्या होता है, तो सेपरेशन का जो बेसिस होगा या आधार होगा वो अलग अलग होती है। वहाँ हम आगे देखेंगे कि टाइप्स में जब हम लोग देखेंगे तो क्या आधार होता है मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने का। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, अ वाइड रेंज ऑफ क्रोमेटोग्राफिक प्रोसीजर मेक यूज डिफरेंस इन साइज, बाइंडिंग एफिनिटी, चार्ज एंड अदर प्रॉपर्टीज़ टू सेपरेट मटेरियल। तो क्रोमेटोग्राफी की जो विधियाँ होती हैं या जो प्रकार होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ठीक है, और उसी पे उनके प्रोसीजर डिपेंड करते हैं। जैसे कुछ क्रोमेटोग्राफी में हम बायोमॉलिक्यूल्स को साइज़ के बेसिस पर सेपरेट करते हैं, कुछ में उनके बाइंडिंग एफिनिटी के बेसिस पर, कुछ में चार्ज के बेसिस पर। ठीक है, तो ये क्या है, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। अलग अलग क्या हैं, ये अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, जो भी बायोमॉलिक्यूल्स होगा, चाहे वो प्रोटीन हो, लिपिड्स हो, ठीक है, उन्हीं को हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। इट इज़ ए पावरफुल सेपरेशन टूल दैट इज़ यूज्ड इन ऑल ब्रांच ऑफ साइंस एंड इज़ ऑफन द ओनली मीन्स ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। तो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर में से, ठीक है, यहाँ क्या है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मिक्सचर हैं जिसमें हम लोग को अपना किसी डिज़ायर्ड बायोमॉलिक्यूल्स को क्या करना है, सेपरेट करना है। ठीक, अपना जो डिज़ायर्ड बायोमॉलिक्यूल्स है उसको सेपरेट करना है, तो उसके लिए क्रोमेटोग्राफी का यूज़ किया जाता है। और नॉट ओनली लाइफ साइंस की लैब में, बल्कि आपने क्रोमेटोग्राफी कहाँ पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, बॉटनी में भी पढ़ा होगा, जूलॉजी में, मतलब सारे सब्जेक्ट्स में आप क्रोमेटोग्राफी टेक्निक पढ़ते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट ये सारे फील्ड में यूटिलाइज होता है।
बॉटनी में पत्तियों से आप क्या सेपरेट करते हो, बहुत सारी कंपोनेंट सेपरेट करते हो, ठीक है, चाहे क्लोरोफिल हो या फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हो। जूलॉजी में आप क्या सेपरेट करते हो, जूलॉजी में भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, प्रोटीन्स वगैरह एनिमल सेल से, ठीक है। तो अलग अलग लैब में इसकी अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। क्रोमेटोग्राफी इज़ वेरी यूजफुल टेक्निक एज इट अलाउ द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, स्ट्रक्चर, साइज एंड अदर प्रॉपर्टीज़। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि बहुत ही यूजफुल टेक्निक है, और इसमें जो सेपरेशन का बेसिस होता है वो क्या हो सकता है, ठीक है, वो हमारे बायोमॉलिक्यूल का नेचर, उसकी स्ट्रक्चर, ठीक है, उसकी साइज़ या फिर कुछ अदर प्रॉपर्टीज़, ठीक है, जैसे चार्ज, एफिनिटी, इन सारी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स को। क्रोमेटोग्राफी इन जनरल इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड व्हेन द मिक्सचर एडेड टू मोबाइल फेज is moved through a stationary phase, which is mostly a solid surface, resulting in some component of the mixture being attached to the stationary phase at the same time the rest passed along with mobile phase। तो हम क्या बोल रहे हैं कि क्रोमेटोग्राफी में बायोमॉलिक्यूल्स का जो होता है मिक्सचर होता है, ठीक है, बायोमॉलिक्यूल का सपोज ये मिक्सचर है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, अपना डिज़ायर्ड बायोमॉलिक्यूल को सेपरेट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज़ किया जाता है, और मेनली इसमें दो फेज़ होते हैं, ठीक है, मेनली दो फेज़ होते हैं। एक होता है मोबाइल फेज़, जो कि मोबाइल होता है, मूवमेंट करता है, और एक होता है स्टेशनरी फेज़, ठीक है। स्टेशनरी फेज़ नॉर्मली क्या होता है, ये सॉलिड होता है और ये इमोबाइल होता है। तो जो हमारा बायोमॉलिक्यूल्स होता है वो क्या करता है, इसी मोबाइल फेज़ में मूव करता है, सपोज टू बी, ठीक है। यहाँ पर ये एक स्टेशनरी फेज़ है और हमने इसमें कुछ लिक्विड ऐड किया, तो जो हमारा जो बायोमॉलिक्यूल्स होगा वो इसी स्टेशनरी फेज़ पर क्या होता है, बाइंड कर जाता है, और बाकी सारी जो भी चीज़ें होती हैं वो मोबाइल फेज़ के साथ एल्यूट आउट हो जाती हैं। बाद में हम इसी अपना जो डिज़ायर्ड बायोमॉलिक्यूल होता है जो स्टेशनरी फेज़ पर एडहियर हो जाता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग मेथड्स के थ्रू सेपरेट या अलग कर लेते हैं। Thus there is two essential component of chromatographic technique। इसीलिए क्रोमेटोग्राफी में दो एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक को मोबाइल फेज़ और दूसरे को स्टेशनरी फेज़ बोलते हैं। ये दो मेन फेजेस होते हैं। इसको आगे हम लोग देखेंगे अभी कि क्या क्या फेजेस होते हैं, इसको क्लियर। तो हमने यहाँ देखा कि दो इम्पोर्टेंट फेज़ होते हैं, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में क्या होते हैं, दो इम्पोर्टेंट फेज़ होता है। एक को हम बोलते हैं क्या, मोबाइल फेज़, और एक को बोलते हैं स्टेशनरी फेज़। इसी को हम लोग क्या करते हैं, डिटेल में अब देखते हैं। तो सबसे पहले मोबाइल फेज़, स्टेशनरी फेज़ को देखते हैं कि क्या होता है स्टेशनरी फेज़। सो द स्टेशनरी फेज़ इन क्रोमेटोग्राफी इज द फेज़ that is either solid or liquid particle attached to glass or metal surface on which the component of mixture to be separated is absorbed selectively। देखो स्टेशनरी फेज़ क्या हो सकता है, मोस्टली अधिकतर केस में तो ये सॉलिड होता है, लेकिन ये सॉलिड या लिक्विड हो सकता है कि हम किस तरह के बायोमॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना चाह रहे हैं। और इसी स्टेशनरी फेज़ पर क्या करते हैं, हमारे जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो आकर अटैच होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक। ये स्टेशनरी फेज़ या तो ग्लास का बना हुआ हो सकता है या मेटल सरफेस का बना हो सकता है, मेटल का बना हो सकता है, ठीक है। द टर्म स्टेशनरी रिफर्स टू द फैक्ट दैट इज फेज रिमेन स्टेशनरी वाइल अदर फेज मूव्स। तो स्टेशनरी इसलिए बोलते हैं, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या होता है, ये फेज स्टेशनरी होता है, ठीक है, मूव नहीं करता है, जबकि बाकी सारी चीज़ें क्या करती हैं, मूव करती हैं। तो जो मूव करती हैं उनको हमने मोबाइल फेज़ बोल दिया, और जो रिमेन कांस्टेंट हैं उसको स्टेशनरी फेज़ बोल दिया। मोस्ट सब्सटेंस यूज्ड एज स्टेशनरी फेज़ आर पोरस, thus allowing the attachment of component during chromatography। तो अधिकतर केसेस में क्या किया जाता है, स्टेशनरी फेज़ पोरस होता है, मतलब उसमें पोर्स पाए जाते हैं, ताकि जो बायोमॉलिक्यूल्स हों वो बायोमॉलिक्यूल्स आकर इसमें क्या हो सकें, अटैच हो सकें,
ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स वहाँ पे अटैच हो सकें, इसलिए पोरस रखा जाता है। ठीक है, इतने सारे मैं लंबे लंबे नोट्स इसलिए रखा गया है ताकि आप लोग क्या करें, आप लोग इससे, ठीक है, अगर स्टडी नोट्स बनाते होंगे तो बना सकें, फ्यूचर में आपके काम आएगा। ठीक है, और फाइनल ईयर के तो ऐसे भी एग्ज़ाम होने वाली है। The stationary phase to be selected for chromatographic process depends on the nature of the component to be separated and types of chromatography। तो स्टेशनरी फेज हम लोग कैसे सेलेक्ट करते हैं, किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, तो ये डिपेंड करता है दो पैरामीटर्स पर। क्या कि हम लोग किस टाइप के क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं और किस टाइप के बायोमॉलिक्यूल्स को क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। तो दो चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं जब हम लोग स्टेशनरी फेज डिज़ाइन करते हैं या फिर हम लोग को यूज़ करना रहता है, तब हम इन्हीं दो चीज़ों को ध्यान रखते हैं कि हम लोग किस तरह की क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं और किस तरह से बायोमॉलिक्यूल्स को हम लोग सेपरेट करना है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, जेल बीड्स, थिन यूनिफॉर्म पेपर, सिलिका ग्लास, सम गैसेस आर इवन लिक्विड कंपोनेंट आर यूज्ड एज अ स्टेशनरी फेज। तो अलग अलग क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक के आधार पर, ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम लोग, अलग अलग क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक के आधार पर हम अलग अलग टाइप के स्टेशनरी फेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, वो सिलिका भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है। थिन लेयर में देखते हैं आप, हम लोग ग्लास या सिलिका का क्या करते हैं, स्टेशनरी फेज यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, गैसेस भी हो सकते हैं, इवन कुछ क्रोमेटोग्राफी में लिक्विड जो, ठीक है, स्टेशनरी फेज होता है वो लिक्विड भी होता है। पर लिक्विड को इस तरह से रखा जाता है ताकि वो इस तरह क्या करें, एक जगह, ठीक है, इकट्ठा रहें, वो लिक्विड मूव नहीं करे। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना सारे। आप बोलोगे मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज, अगर दोनों लिक्विड हैं तो फिर कैसे होगा, दोनों में तो मिक्सिंग हो जाएगा, नहीं। ठीक है, लिक्विड हम लोग रख रहे हैं, लिक्विड बिल्कुल रख रहे हैं एज ए स्टेशनरी फेज की तरह, पर लिक्विड को हम क्या कर रहे हैं, एक जगह, ठीक है, स्थिर करके रखे हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, ठीक है, यहाँ अलग अलग इस कॉलम में अलग अलग टाइप्स के यहाँ बीड्स यूज़ किए गए हैं। तो यहाँ स्टेशनरी फेज क्या है, स्टेशनरी फेज ये इस तरह से यहाँ पर क्या है, इस तरह से सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड मैट्रिक्स है, और इसी पर हमारे जो भी बायोमॉलिक्यूल्स हो रहे हैं वो आकर एडहियर हो रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें एल्यूट आउट हो जा रही हैं। तो ये जो ग्रीन कलर के देख रहे होंगे वो एल्यूट आउट हो जा रहे हैं, सॉरी ब्लू कलर के हैं वो एल्यूट आउट हो जा रहे हैं, मोबाइल फेज के साथ बाहर निकल जा रहे हैं, और जो ग्रीन कलर के हैं वो क्या कर रहे हैं, वो स्टेशनरी फेज के साथ बाइंड कर रहे हैं। बाद में इसको हम लोग क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। तो यहाँ आप देखो क्लियर, जो ग्रीन कलर है वो क्या हो रहा है, वो एल्यूट आउट हो जा रहा है मोबाइल फेज के साथ, और ये जो ग्रीन कलर के कंपोनेंट हैं, ये ग्रीन कलर के सब्सटेंस क्या हैं, यही हमारे डिज़ायर्ड बायोमॉलिक्यूल्स हैं जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, और यही हमारे स्टेशनरी फेज के साथ क्या हैं, अटैच है। तो ये हो गया स्टेशनरी फेज। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मोबाइल फेज। ठीक है, तो मोबाइल फेज क्या होगा, मोबाइल फेज मोबाइल होगा। ठीक है, मोबाइल मीन्स मूव करेगा। मोबाइल को आप क्या करते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हो ना, तो उसको मोबाइल बोलते हो। लैंडलाइन को ले जा सकते हो क्या एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ठीक है, ले जा सकते हो, पर ऐसा नॉर्मली ले जाते नहीं है, तो वो एक जगह स्थिर रहता है, तो उसको लैंडलाइन बोलते हैं, नहीं वो मोबाइल नहीं बोलते। चलो ठीक है, आगे। द मोबाइल फेज इन क्रोमेटोग्राफी इज द फेज that is either liquid or gas that is passed through chromatographic system where the component of mixture are separated at different rates by absorbing them to the stationary phase। बोल क्या रहे हैं ये सेंटेंस की, जो मोबाइल फेज होता है वो क्या होता है, मोबाइल फेज या तो लिक्विड होगा या तो गैस होगा। ठीक है, 80% केसेस में लिक्विड होता है, तो लिक्विड या गैस को हम लोग एज अ मोबाइल फेज यूज़ करते हैं। और इस मोबाइल फेज को हम लोग क्या करते हैं, जो क्रोमेटोग्राफिक चेम्बर होता है ना, जो मेन क्रोमेटोग्राफिक चेम्बर होता है, उससे क्या करते हैं हम लोग, पास कराते हैं। ठीक है, उससे हम लोग क्या कराते हैं, पास कराते हैं।
तो सैंपल मोबाइल फोन के साथ हम लोग क्या करते हैं, लोड किए, ठीक है, मोबाइल फेज हमारे सैंपल को लोड किए, तो जो भी प्रोडक्ट होगा सैंपल में, जब डिजायर्ड बायोमॉलिक्यूल वो क्या करेगा, स्टेशनरी फेज के साथ बाइंड करेगा और सारी चीज़ें, बाकी चीज़ें जो क्या होंगी वो एल्यूट आउट हो जाएंगी। क्लियर? तो ये है मोबाइल फेज, ठीक है। मिक्सचर आर सेपरेटेड डिफरेंट रेट ऑफ एब्जॉर्बिंग। तो हर एक चीज़ और याद रखना, हर एक बायोमॉलिक्यूल का स्टेशनरी फेज के साथ एब्जॉर्ब होने की कैपेसिटी होती है या टेंडेंसी होती है, वो अलग अलग होती है। और हम लोग इसी प्रॉपर्टीज़ का फ़ायदा उठाते हैं बायोमॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए। द मोबाइल फेज इज सॉल्वेंट दैट कैरीज द मिक्सचर एज इट कैन मूव डाउन द स्टेशनरी फेज। तो यहाँ बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि मोबाइल फेज क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, और इसमें क्या होता है, जो हमारा मिक्सचर होता है, मिक्सचर मीन्स जो बायोमॉलिक्यूल्स का मिक्सचर है ना, उसको बोल रहे हैं, और उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर से गुजारते हैं जहाँ पर स्टेशनरी फेज लगा होता है। द टर्म मोबाइल इंडिकेट दैट phase is moving down the chromatographic system whereas the other phase remain stationary। तो मोबाइल क्या इंडिकेट कर रहा है, मोबाइल मीन्स जो क्या करेंगे, जो भी एक सैंपल्स होंगे, मिक्सचर होंगे, वो क्या करेंगे, मोबाइल फेज के साथ मूव करेंगे, जबकि और दूसरी सारी चीज़ें क्या होंगी, स्टेशनरी रहेंगी। Substances used as mobile phase are selected for a chromatographic process depending on the nature of the component to be separated and type of chromatography। तो अगेन हम लोग मोबाइल फेज का सिलेक्शन के किन दो बातों पर ध्यान रख कर रहे हैं, तो टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक पर, और किस तरह से कंपोनेंट को हम लोग सेपरेट कर रहे हैं उसकी नेचर पर। ठीक, याद रखिएगा, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज अगर हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो, ठीक है, जो हमारे जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं जिसको हम लोग सेपरेट कर रहे हैं, उनके नेचर को प्रभावित नहीं करना चाहिए, या उसकी क्वालिटी क्वांटिटी किसी भी तरीके को प्रभावित नहीं करना चाहिए। एल्कोहल, वाटर, एसिटिक एसिड, एसीटोन आर सम गैसेज आर कॉमनली यूज्ड मोबाइल फेज इन डिफरेंट क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। तो अलग अलग क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक में अलग अलग टाइप्स के मोबाइल फेज को यूज़ किया जाता है, और ये क्या क्या हो सकते हैं, ये एल्कोहल हो सकता है, ठीक है, वाटर, एसिटिक एसिड हो सकता है, एसीटोन हो सकता है, इवन कुछ गैसेस भी होते हैं जिनको हम लोग मोबाइल फेज में यूज़ करते हैं, जैसे कि गैस क्रोमेटोग्राफी, ये सारी चीज़ें में क्या की जाती हैं, गैस को यूज़ किया जाता है एज अ मोबाइल फेज। तो यहाँ आप दो चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है, कि क्या है स्टेशनरी फेज और क्या है मोबाइल फेज। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी क्या हो सकता है, अलग अलग टाइप से हो सकता है, ठीक है, अलग अलग टाइप से क्रोमेटोग्राफी हो सकता है, और हम लोग इसको अलग अलग टाइप से क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है जिसके बेसिस पर हम लोग टाइप्स को कर रहे हैं, तो मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन। तो सेपरेशन के बेसिस पर हम लोग क्रोमेटोग्राफी को अलग अलग टाइप्स के बेसिस पर अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो कौन कौन सा होगा, ये होगा मेनली, ठीक है, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, क्या क्या एडजॉर्प्शन, और क्या हो सकता है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्या हो सकता है, और आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज के अलावा और क्या हो सकता है, साइज एक्सक्लूजन, ठीक है, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। तो ये क्या हो गए, सेपरेशन के बेसिस पर,
ठीक है। सेपरेशन के बेसिस पर हमने क्या किया है, इसको क्लासिफाई किया गया है। क्लियर। सेकेंड क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं, या फिर सेकेंड टाइप्स जो बेसिस है, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी को क्लासिफाई करने का या फिर अलग अलग टाइप में बांटने का। तो ऑन द, एक मिनट, on the basis of मोबाइल फेज, ठीक। तो इसके बेसिस पर भी हम लोग अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मोबाइल फेज अगर क्या है, लिक्विड है, अगर मोबाइल फेज लिक्विड है तो ठीक है, अलग अलग टाइप्स के क्या क्या, ठीक है, नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी, क्लियर। और क्या हो सकता है, रिवर्स फेज, ठीक है, रिवर्स फेज। और क्या हो सकता है, ठीक है, हाइड्रोफोबिक, ठीक है, हाइड्रोफोबिक क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, ये हायर क्लास में पढ़ते हैं क्या, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो ये लिक्विड है, अगर गैस है तो बहुत सिंपल, गैस है तो क्या होगा, गैस क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, अगर गैस है तो। अगर क्या है, क्रिटिकल फ्लूइड है, क्रिटिकल फ्लूइड है हमारा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, FPLC वगैरह में इसको यूज़ करते हैं, क्या, FPLC, FPLC, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा क्या होता है HPLC, FPLC, क्लियर। तो ये सारे क्या हैं, अलग अलग बेसिस हैं क्लासिफाई करने का। अगर मैं करूं, ठीक है, नेक्स्ट बेसिस की बात करूं मैं कि नेक्स्ट बेसिस किसके आधार पर बांटा जाता है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि किसके आधार पर बांटा गया है, ठीक है। बेस्ड ऑन शेप ऑफ क्रोमेटोग्राफिक जेल, किसके बेसिस पर, क्रोमेटोग्राफिक जेल या क्रोमेटोग्राफिक बेड बोल सकते हैं। क्या हो रहा है, क्रोमेटोग्राफिक बेड, तो इसके बेसिस पर दो प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, प्लानर बेड अगर यूज़ कर रहे हैं, या फिर क्या होगा, कॉलम बेड, ठीक है। तो कॉलम में भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, आप जानते हैं, तो पैक्ड बेड और ग्रेविटी बेड, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे बहुत सारे क्या हैं, अलग अलग टाइप्स के क्रोमेटोग्राफी हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी को। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन्स ऑफ एफिनिटी। एफिनिटी मतलब एक बायोमॉलिक्यूल्स दूसरे बायोमॉलिक्यूल के प्रति कितना बॉन्डिंग रखता है, कितनी बाइंड करने की क्षमता रखता है, एफिनिटी रखता है। एफिनिटी होता है ना, लगाव जिसको बोलते हैं, कितना लगाव है, ठीक है। तो एक बायोमॉलिक्यूल्स का दूसरे बायोमॉलिक्यूल्स पे कितना लगाव है, इसी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि बायोमॉलिक्यूल्स का, ये जो बायोमॉलिक्यूल्स है उसको स्टेशनरी फेज में कितना लगाव है, इसी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे हम लोग एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में। 1 मिनट, affinity chromatography is a separation technique where the component of mixture are separated based on their affinity towards the stationary phase of the system। तो हमने क्या कहा कि मिक्सचर में से
बायोमॉलिक्यूल को हम लोग सेपरेट करेंगे, और सेपरेट करने का जो मेन क्राइटेरिया होगा, हमारा आधार होगा, वो क्या होगा कि ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं मिक्सचर में, उसका हमारा जो स्टेशनरी फेज है ना, उसके प्रति कितनी एफिनिटी ये रखता है, कितनी एफिनिटी रखता है। तो इसी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हम लोग क्या करेंगे, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में यूज़ करेंगे। तो प्रिंसिपल बिहाइंड एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, तो क्या प्रिंसिपल है देखते हैं। दिस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट component of mixture are separated when the element having an affinity towards the stationary phase, towards the stationary phase bind to the stationary phase. In contrast, other component are eluted with the mobile phase. ठीक, तो मेनली हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इसमें क्या होना चाहिए, एफिनिटी होना चाहिए स्टेशनरी फेज के प्रति। ठीक है, स्टेशनरी फेज के प्रति क्या होनी चाहिए, इसकी एफिनिटी होनी चाहिए। तो जो बायोमॉलिक्यूल्स होगा वो स्टेशनरी फेज में आकर बाइंड करेगा और बाकी सारी चीज़ें एल्यूट आउट हो जाएंगी। तो यहाँ थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक, तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये क्या है, ये अलग अलग ये क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। रुको, पेन का कलर दिख नहीं रहा होगा, अभी तो और नहीं दिख रहा है। देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पर इमोबिलाइज क्या है, इमोबिलाइज स्टेशनरी फेज है। ठीक है, स्टेशनरी फेज है, यहाँ पर इमोबिलाइज्ड है ये। अब इसमें से देख रहे हो ये क्या है, एक तरह का ये रिसेप्टर है। रिसेप्टर मीन्स, ठीक है, यहाँ पर कौन बाइंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वही बाइंड करेगा। तो हम यहाँ पर क्या किए, मिक्सचर ऐड किए। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स का मिक्सचर जिसमें अलग अलग शेप के क्या हैं, अलग अलग शेप के बायोमॉलिक्यूल्स हैं सपोज टू बी। ठीक है, ये हमारा मिक्सचर है। तो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये अलग अलग क्या हैं, बायोमॉलिक्यूल्स हैं। तो इसको जब हम लोग इस मोबाइल फेज में ठीक है, क्रोमेटोग्राफिक चेम्बर में से होकर गुजारेंगे सैंपल को, तो होगा क्या, ये किसके लिए एफिनिटी रखेगा ये रिसेप्टर्स, तो ये रिसेप्टर सिर्फ और सिर्फ एफिनिटी रखेगा इसके लिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये यहाँ पर आकर इस तरह से बाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बायोमॉलिक्यूल्स यहाँ पर आकर बाइंड हो जाएगा और बाकी सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, एल्यूट आउट हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी। तो यहाँ देखो नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, यही क्या किया है, बाइंड किया है बायोमॉलिक्यूल जिसके लिए एफिनिटी है, और बाकी सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, बाहर निकल जा रही हैं। ठीक है, वॉश आउट हो जा रही हैं या सेपरेट हो जा रही हैं, आप बोल सकते हो। ठीक है, अब बाकी सारी चीज़ें तो सेपरेट हो जाएंगी और हमारा जो डिज़ायर बायोमॉलिक्यूल होगा यहाँ बाइंड हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ है, ये रिसेप्टर और ये जो लिगेंड है, या फिर बोल सकते हैं जो हमारा जो स्टेशनरी फेज है और जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में कुछ इंटरेक्शन के थ्रू बाइंड किए हुए हैं। तो इन इंटरेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में ब्रेक करते हैं। और ब्रेक करने के लिए हम लोग पीएच, ठीक है, या आयनिक स्ट्रेंथ या टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो टेम्परेचर घटा या बढ़ा देंगे, आयनिक स्ट्रेंथ घटा या बढ़ा देंगे, या पीएच बढ़ा या घटा देंगे, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन है ना वो टूट जाएगा और बाद में ये क्या होंगे, ये अलग से नीचे एल्यूट हो जाएंगे। और इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर इसी को हम लोग कलेक्ट कर लेंगे और यही हमारा डिजायर्ड बायोमॉलिक्यूल है। क्लियर। तो यहाँ देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, द सबस्ट्रेट लिगेंड इज बाउंड द स्टेशनरी फेज सो दैट रिएक्टिव साइट फॉर द बाइंडिंग ऑफ कंपोनेंट आर एक्सपोज। तो सबस्ट्रेट या लिगेंड को हम लोग क्या करते हैं, स्टेशनरी फेज की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सपोज करो ये सबस्ट्रेट हो गया, इसको हम लोग स्टेशनरी फेज की तरह यूज़ किए। ठीक है, तो इस मोबाइल स्टेशनरी फेज की तरह इसको यूज़ कर दिए, तो जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा वो इस तरह होगा, जो यहाँ पर आके बाइंड कर जाएगा। क्लियर। नाउ द मिक्सचर इज पास्ड थ्रू द मोबाइल फेज। अब मिक्सचर को हम लोग मोबाइल फेज से पास करेंगे, वेयर द कंपोनेंट विथ binding site of the substrate bind substrate to on the stationary phase while the rest component are eluted out with the mobile phase। तो जो हमारा desired component होगा वो
स्टेशनरी फेज के साथ बाइंड करेगा और बाकी सारी चीज़ें एल्यूट आउट हो जाएंगी। द कंपोनेंट अटैच टू द स्टेशनरी फेज आर देन एल्यूटेड बाई चेंजिंग द pH, आयनिक स्ट्रेंथ आर अदर कंडीशन। तो जहाँ पर मैं बताया था ना कि हमारा जो डिजायर प्रोडक्ट है वो क्या हुआ है, वो बाइंड किया हुआ है, उसको हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। और सेपरेट कैसे करेंगे, तो हम pH को चेंज करेंगे, आयनिक स्ट्रेंथ चेंज करेंगे, या टेम्परेचर वगैरह, या जो अदर टेम्परेचर, या फिर वहाँ का वातावरण अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा, उनके बीच का इंटरेक्शन टूट जाएगा और हमारा जो डिज़ायर्ड बायोमॉलिक्यूल्स होगा वो सेपरेट आउट हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, तो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में एफिनिटी की एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के प्रति कितना एफिनिटी रखता है, इसी को आधार में रखकर हम लोग स्टेशनरी फेज डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पर देखो स्टेप ऑफ एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। तो द कॉलम इज प्रिपेयर्ड लोडिंग विथ सॉलिड सपोर्ट लाइक अगारोस सेलुलोज अनटू विच सबस्ट्रेट लिगेंड विथ स्पेशल आर्म इच अटैच। तो हम लोग क्या करते हैं, जब स्टेशनरी फेज, ठीक है, ये कॉलम है तो यहाँ पर स्टेशनरी फेज डिज़ाइन करना है, तो यहाँ पर हम लोग सेलुलोज, अगारोस ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। साथ में साथ इसके साथ क्या करते हैं हम लोग, इस तरह से लिगेंड वगैरह को अटैच कर देते हैं ताकि प्रोडक्ट आकर या जो डिज़ायर्ड बायोमॉलिक्यूल हो वो आकर यहाँ पर बाइंड करे और सारी चीज़ें बाहर निकल जाएं, केवल और केवल डिज़ायर्ड मॉलिक्यूल ही यहाँ पर रहे। द मोबाइल फेज कंटेनिंग द मिक्सचर इज पोर्ड इनटू कॉलम एट द कांस्टेंट रेट। ठीक है, एक बार डिज़ाइन हो गया तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मिक्सचर को क्या करते हैं, यहाँ पर पोर करते हैं। वंस द प्रोसेस कंप्लीट द लिगेंड मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स इज एल्यूटेड फ्रॉम द स्टेशनरी फेज बाय द चेंजिंग द कंडीशन दैट फेवर द सेपरेशन ऑफ लिगेंड एंड कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। एक बार क्या हुआ, यहाँ पर जैसे ही हमने पोर किया यहाँ पर बाइंड हो गया मोबाइल फेज, उसके बाद लास्ट में अंतिम स्टेज में क्या करते हैं हम लोग, इसको अलग कर लेते हैं ये प्रोडक्ट को। और अलग कैसे करते हैं, तो हम लोग pH इंक्रीज़ करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, आयनिक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ों का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, इनके बीच की बॉन्डिंग को ब्रेक करके हमारा जो डिजायर्ड मॉलिक्यूल होता है उसको प्राप्त कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। यूज़ क्या क्या यूज़ होता है, तो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी इज़ यूज टू स्टेपल सेपरेशन टेक्निक फ्रॉम एंजाइम एंड अदर प्रोटीन। तो एंजाइम एंड दूसरे प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। द प्रिंसिपल इज आल्सो अप्लाइड इन विट्रो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो हम जानते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो इसी प्रिंसिपल का यूज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, जो एंटीबॉडी वगैरह होते हैं, प्रोटीन होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट एज वेल एज रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द मिक्सचर। तो मिक्सचर में जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको अलग करने में इसका यूज़ किया जा सकता है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी कैन बी यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशन एंड न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म इन न्यूक्लिक एसिड। तो इसका एक एप्लीकेशन ये भी है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ना उनमें क्या क्या म्यूटेशन हुए हैं और क्या क्या उनमें पॉलीमॉर्फिज्म है, इसको चेक करना है तो हम ये भी कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी तो देखें, तो द प्यूरिफिकेशन ऑफ, ठीक है, कोलाई बीटा गैलेक्टोसाइडेज फ्रॉम मिक्सचर ऑफ प्रोटीन यूजिंग पी एमिनो फिनाइल 1-thiol बीटा डी गैलेक्टोपैरेनोसाइल एगारोज एज अ एफिनिटी मैट्रिक्स। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं और हम लोग क्या रखते हैं, ठीक है, स्टेशनरी किस चीज़ का यूज़ करते हैं स्टेशनरी फेज में, तो पी एमिनोफिनिल 1-thiol बीटा डी गैलेक्टोपैरेनोसाइल एगारोज, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं एज अ, ठीक है, मोबाइल फेज की स्टेशनरी फेज की तरह यूज़ करते हैं और बीटा गैलेक्टोसाइडेज को हम लोग मिक्सचर से सेपरेट करते हैं, ठीक है। रिमूवल ऑफ एक्सेस एल्ब्यूमिन एंड अल्फा टू माइक्रोग्लोबुलिन फ्रॉम द सीरम एल्ब्यूमिन। तो सीरम एल्ब्यूमिन से एक्सेस जो भी बीटा अल्फा टू माइक्रोग्लोबुलिन है और जो एल्ब्यूमिन है उनको अलग करने के लिए यूज़ किया जाता है इस एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में, बाकी हम लोग जो भी अदर टाइप्स हैं उसको कल कंप्लीट करेंगे और कल क्रोमेटोग्राफी टेक्निक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ याद रखना आप लोग, ठीक, आप लोग का एक इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है
जिसमें सारे ईयर्स के स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर, तीनों ईयर के स्टूडेंट का एक इम्पोर्टेंट सेशन होगा, ठीक है। 15 मिनट का सेशन होगा, ठीक है, वो ऑनलाइन सेशन होगा। मैं लिंक भेजूँगा, आप लोग ज्वाइन करना। कब क्या होना है मैं पहले से ही ग्रुप में इसका नोटिफिकेशन भेज दूंगा। और ये सेशन अटेंड करना सभी को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपको कुछ रजिस्ट्रेशन करने हैं, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या करना है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, वेबसाइट को जो वो सेशन होगा उसको अटेंड करना पड़ेगा। तो वो सेशन आप लोग सभी अटेंड कीजिएगा। और आपको 31 मई तक क्लास अटेंड करना है। उसके बाद 31 मई के बाद सेशन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, सेशन कंप्लीट हो जाएगा 31 मई के बाद। तो फिर 1 जून से आपकी क्लासेस नहीं होंगी मे बी, ठीक है। तो तब तक आप अपनी परफॉर्मेंस मेंटेन रखो 31 जून तक, एटलीस्ट 31 जून तक सभी स्टूडेंट क्लास अटेंड करो, ठीक है। ओके, थैंक यू।